बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें तीन मेन बातें स्टडी करते हैं। नंबर वन, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी देर में होता है। कोई रिएक्शन जितना जल्दी होता है उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन जितना ज़्यादा वक्त लगाता है होने में उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। दूसरी बात, हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स जो कि रेट्स ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट्सेट्रा। तीसरी बात, इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि आया कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में होता है, दो स्टेप्स में होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है, और ये हम केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। यानी रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच हुई जिसमें केमिकल रिएक्शंस के रेट्स, उन केमिकल रिएक्शंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो, और उन केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिस्कस किया जाता है, उसे रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन असल में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विद चेंज इन टाइम को कहते हैं। यानी वक्त के साथ साथ चाहे रिएक्टेंट्स चाहे प्रोडक्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसी बेस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स निकालना चाहें तो जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बनी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो गैस फेज के रिएक्शंस होते हैं उनमें मोलर कंसंट्रेशन की बजाय यूनिट प्रेशर यूज की जाती है। जो गैस फेज रिएक्शंस होते हैं उनमें मोलर कंसंट्रेशन की बजाय यूनिट प्रेशर यूज की जाती है। अब ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में देखें एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, यानी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। अब हमने ये देखना है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मसलन रिएक्शन के स्टार्ट में देखें, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, जबकि ये प्रोडक्ट्स की कर्व है। देखिए शुरू में इसकी कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स यूज होते जाते हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टीप है रिएक्टेंट्स की चाहे प्रोडक्ट्स की, शुरू में ये ज़्यादा रैपिड हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि शुरू में रिएक्टेंट्स
और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन थोड़ी आगे जाके रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करता है तो आप देखेंगे जो स्टीप है ये कम होती जाती है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज कम होता जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कभी भी सेम नहीं रहता, वो हर लम्हे चेंज होता रहता है। और अगर हम इसे इन द लॉन्ग रन डिस्कस करें तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये जो रिएक्टेंट्स की कर्व है ये जाके एक्स एक्सेस को टच कर देगी, यानी रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, यानी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ए जो कि रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट जो कि बी है, तो शुरू में उनका जो चेंज है वो ज़्यादा है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज कम होता जाता है। यानी पहले रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और बाद में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। यानी पूरे रिएक्शन के दौरान कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा नहीं रहता और ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है जब तक रिएक्शन रुक नहीं जाता। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस। रेट्स ऑफ रिएक्शंस की बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस की 3 टाइप्स हैं: फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फास्ट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत रैपिड होते हैं और आमतौर पे ये एक्वस सॉल्यूशंस में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स का बनना जो कि वाइट कलर के होते हैं, ये फास्ट रिएक्शन। इसकी वजह क्या है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको जैसे ही हम वाटर में ऐड करेंगे तो सिल्वर पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट नेगेटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड को भी जब वाटर में डालेंगे तो Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ बॉन्ड टूटने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ नया बॉन्ड बनेगा, इसलिए वक्त बहुत कम लगेगा और हम कहेंगे ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस ना बहुत तेज़ी से होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। जैसे ये एक एस्टर है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। वाटर इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड, तो यहाँ से ये इथाइल एसीटेट का ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाटर का HO बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ OH लग जाएगा और ये CH3 CH2O के साथ ये H लग जाएगा और इस तरह बन जाएगा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर मॉडरेट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। स्लो रिएक्शंस नाम से जाहिर है, ऐसे रिएक्शन बहुत ज़्यादा वक्त लगा के होते हैं, उन्हें स्लो रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना, जिसमें आमतौर पे Fe2O3.NH2O बनता है या FeOOH बनता है या FeOH होल थ्राइस बनता है। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये फेरिक ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड है और ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है। तो ये स्लो इसलिए होते हैं कि इसमें पहले आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, फिर उनका आपस में रिएक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो हम कहेंगे ये स्लो रिएक्शंस। इसी तरह स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग्स, यानी
बिल्डिंग्स में जो पत्थर मार्बल ऐसी कोई भी चीज़ लगी होती है, तो एसिड रेन के ज़रिए उसकी जो केमिकल वेदरिंग होती है या उसका ख़राब होना है, वो भी एक स्लो प्रोसेस है। तीसरी एग्जांपल है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ये भी स्लो प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे स्टार्च की जब फर्मेंटेशन होती है डायास्टेज एंजाइम में, वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। इसी तरह माल्टोज माल्टेज एंजाइम के ज़रिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के ज़रिए इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक स्लो रिएक्शन की एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, नाम से ही जाहिर है, किसी भी लम्हे किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि फ़र्ज़ किया आप एक दीवार के साथ ठहरे हैं, उस दीवार में एक सुराख है, दीवार के अपोजिट साइड पे एक रोड है। अब वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, उस सुराख में से आपको वो गाड़ी लम्हा भर के लिए नज़र आएगी। उस वक्त जो भी उसकी वेलोसिटी थी, हम उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी भी लम्हे किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह किसी भी लम्हे किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। दूसरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कोई से दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे एवरेज रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक इंटरवल का पॉइंट है जिसमें हम फर्ज करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 20 है। ये एक और इंटरवल का पॉइंट है जहां रेट ऑफ रिएक्शन 19 है। अब ये इस पॉइंट पे जो भी रेट है 20, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो रेट है यानी 19, वो भी इंस्टेंटेनियस रेट है। लेकिन अगर हम इन दोनों इंटरवल्स या इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज रेट लें तो वो क्या होगा? 20 और 19 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 19.5। तो ये जो 19.5 है ये कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और इंटरवल के आखिर में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। अब आप देखें इंटरवल के स्टार्ट में जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो 20 है, जबकि एवरेज रेट 19.5 है। मतलब शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट से ज़्यादा होता है। इसी तरह बाद में इंस्टेंटेनियस रेट 19 है, जबकि एवरेज रेट वही 19.5 है। इसका मतलब किसी भी इंटरवल के एंड पे इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट से कम होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट भी 19.5 होगा और एवरेज रेट भी 19.5 होगा। यानी कोई ऐसा इंस्टेंट भी आता है जब इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर हो जाता है, और ये आमतौर पे तभी होगा जब टाइम इंटरवल 0 हो। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी डिस्कस की। अब इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन असल में इंस्टेंटेनियस चेंज है इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चाहे इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx ओवर dt। ये इस इक्वेशन में जो dx है दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जबकि dt क्या है? ये वेरी स्मॉल चेंज है इन टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि dx ओवर dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और जैसे हमने पहले एक रिएक्शन डिस्कस किया था जनरल,
जिसमें ए से बी बनता है, अगर हम उसके अंदर इस बात को डिस्कस करें तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट ए की डिसअपेयरेंस का रेट है और प्रोडक्ट बी की अपेयरेंस का रेट है। मतलब जितना जल्दी रिएक्टेंट ए डिसअपेयर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, या जितना जल्दी प्रोडक्ट बी अपेयर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मैथमेटिकली देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी। चूंकि ए रिएक्टेंट था तो वक्त के साथ साथ इसकी कंसेंट्रेशन में डिक्रीज होता है, इसीलिए हमने इसे नेगेटिव साइन से शो किया। जबकि प्रोडक्ट्स के लिहाज से होगा प्लस डी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी। चूंकि वक्त के साथ साथ बी जो कि प्रोडक्ट है उसकी कंसेंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसीलिए हमने इसे प्लस साइन से शो किया। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले रिव्यू लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का। लॉ ऑफ मास एक्शन हम पहले से ही जानते हैं। ये क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है, जो उस रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, वो जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। या अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हैं तो फिर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses if more than one reactants are involved in a chemical reaction। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं, बेसिकली जितनी उन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन होती है वो सब का सब एक्टिव मास होता है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो जितना वो ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। इसी तरह अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को इस जनरल रिएक्शन पे अप्लाई करें तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स क्या होगा, ये बराबर होगा कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं, और यहां जो के है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। पर कब कहलाता है, अगर इसमें ए की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डीएम क्यूब हो और बी की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डीएम क्यूब हो। यानी अगर हम ये इसको रिप्रेजेंट कर दें तो ये जस्ट के होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन उसके रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, और ये तभी होगा जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट।